अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। हमारे नावल का नाम है जन्नत के पत्ते और इसकी एपिसोड 9 शुरू करते हैं। मैं कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ डीजे, वो इसी सिमत देखते हुए बुड़बुड़ाई थी। इसने एक हाथ से अवन का ढक्कन खोला, दूसरे हाथ से गरम ट्रे बाहर निकाली। ट्रे पे भूरी खस्ता गर्मा गर्म जिंजर ब्रेड तैयार पड़ी थी। अदरक की हल्की सी खुशबू सारे किचन में फैली हुई थी। वो दूसरे हाथ से जिंजर ब्रेड को चेक करती सीधी हुई और ट्रे लाकर काउंटर पे रखी। वो सफ़ेद ढीली सी आधे बाजू वाली शर्ट और खुले स्याह ट्राउज़र में मलबूस थी। बालों का ढीला सा जूड़ा गर्दन पे पड़ा था और उलझी उलझी सी लटें गालों को छू रही थी। टी शर्ट के ऊपर पहने एप्रन ये जगह जगह चॉकलेट और क्रीम के धब्बे लगे हुए थे। मुकसिम काउंटर के एक तरफ खड़ा प्याले में अंडे की सफ़ेदी फेंट रहा था। डीजे दूसरी तरफ खड़ी सजावट के लिए बंटी और रंग बिरंगे बीन्स के पैकेट खोल खोल कर प्लेट में उंडेल रही थी। हर रंग के बीन्स, कैंडीज और सुरख बंटीज का ढेर लग चुका था। आज हुसैन की सालगिरह थी। रवायती तरीके से केक बनाने की बजाय हया इसके लिए जिंजर ब्रेड हाउस तैयार कर रही थी। 1 फीट ऊंचा जिंजर ब्रेड से बना घर जो चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी जेलीज से सजाना था। वो पिछले 4 घंटे से लगी हुई थी और अब बिल आखिर इसने जिंजर ब्रेड के 6 के 6 बैग हो चुके थे, 4 दीवारों के लिए और 2 मखरूती छत के लिए। आओ इसको जोड़ते हैं, इसने कहा तो मुकसिम जो आइसिंग बना चुका था प्याला रखकर इसके तरफ आया। डीजे अब एक दीवार उठाकर इसमें से मुस्तकिल दरवाज़ा काट रही थी। हया और मुकसिम ने एहतियात से दीवारें मत्सल खड़ी की और इनके जॉइंट पे बतौरे गम मखसूस सिरप लेप दिया और बहुत आहिस्ता से अपने हाथ हटाए। दीवारें सीधी खड़ी रहीं। सिरप ने इनको चिपका दिया। ज़बरदस्त, वो पुरजोश हो गई। इसका घर बन रहा था। ये ख्याल ही इसकी थकावट भगाकर ले गया। वो दोनों अब अगली दीवार जोड़ने लगे। हया के माथे से झूलती लट बार बार आंखों के सामने आती। वो बार बार इसे पीछे हटाती। उंगलियों पर लगे चॉकलेट सिरप के धब्बे इसके रुखसार पर लग गए, मगर परवाह किसे थी। 4 दीवारी बन गई थी। अब उन्होंने 2 मुस्ततिल टुकड़ों को ऊपर उल्टे वी की तरह रखा और जोड़ पर सिरप लगाया। काफ़ी देर बाद उन्होंने अपने हाथ उठाए। छत बरकरार रही। सिरप सूखने लगा था। छत मज़ीद मजबूत हो गई। हया तुम ग्रेट हो। वो भूरा सा घर बिना रंग या आराइश के भी इतना हसीन लग रहा था कि मुकसिम बेइख्तियार सताइश से बोला, मुझे पता है। वो धीरे से हंसी। वो तीनों अब अला बला कैंडीज और जेलीज से दीवारों की सजावट करने लगे। वो डेकोरेशन के टुकड़े के पीछे ज़रा सा सिरप लगाकर इसे दीवार से चिपका देते। भूरे घर पे जगह जगह सुर्ख, सब्ज और नीले बटन की मानिद आंखें उभरने लगी थी। ज़रा सी देर में घर सज गया था। डीजे ने सफ़ेद क्रीम से खिड़कियों की चौकोर चौखटें बनाई और अंदर नीली क्रीम का रंग भर दिया। अब इस्तंबुल की बर्फबारी का मज़ा अपने घर को भी चखाएं। हया आइसिंग, शुगर और छलनी ले आई। इसने सफ़ेद सूखे आटे की शक्ल की आइसिंग शुगर छन्नी में डाली और घर के ऊपर करके छन्नी आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगी। छन्नी के सुराखों से सफ़ेद ज़र्रे नीचे गिरने लगे। भूरे घर पर बर्फबारी होने लगी और अब हल्की सी सफ़ेद चॉकलेट से ढके घर पर बैठने लगी। हया का जिंजर ब्रेड हाउस तैयार था। इसने एहतियात से ट्रे उठाई। घर बरकरार रहा। ये इसकी 4.5 घंटे की मेहनत का समर था। किसी सालगिरह की तकरीब से पहले हया सुलेमान नक्सक से तैयार ना हो, हैरत अंगेज़ बात थी, मगर आज इसकी तैयारी वो घर ही था। इसे अपने रफ हुलिये, एप्रन और चेहरे पर लगे धब्बों की परवाह नहीं थी।
اس کی ساری توجہ ٹرے میں سجے جنجر بریڈ ہاؤس پر تھی۔ وہ ڈی جے اور مقسم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پر گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے ہوئے تھے۔ درمیانی میز پہ گفٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔ وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی، سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ سرپرائز، حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ مقسم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پر کھڑی تھی، دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فری ٹیل ہاؤس رکھا تھا، اور حیا کو پتہ تھا وہ منسل اور گریٹل کے جنجر بریڈ سے زیادہ خوبصورت تھا۔ واؤ! بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی۔ حیا، تم نے میرے لیے اتنا کیا؟ حسین بے حد متاثر ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی، دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی۔ آؤ حیا، اسے میز پہ لے آؤ۔ مقسم بڑی میز سے گفٹس، کیک اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے، دائیں ہاتھ سے دروازہ دھکیلنا چاہا۔ وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازے کی ناپ کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے دروازے نے اس کا بڑا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے اختیار ایک دم پیچھے ہٹی اور تبھی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ اوہ نو! بہت سی دل زور چیخیں بلند ہوئیں اور ان میں سے سب سے دلخراش چیخ اس کی اپنی تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی ٹھک کی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پر جا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنٹیز، جیلیز ادھر ادھر بکھر گئی۔ فرش پہ بریڈ، چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ملبہ پڑا تھا، اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی پل وہ شاک کے عالم میں اس ملبے کو دیکھے گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جوگرز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جیہان سکندر تھا، اور اتنی ہی بے یقینی وہ شاک سے ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سامنے ہو۔ اوہ گاڈ! تعصب ملال کے مارے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم لب بھنچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جیہان کے منہ پہ دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کے گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ پر سے پھسلتا ہوا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھینچے جیہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لب اتنی سختی سے بھینچ رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھی اور کن پٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے۔ حسین پریشانی سے آگے بڑھا۔ ڈی جے اور مقسم بھی اس کے ساتھ تھے۔ حیا، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، کہیں بھی چلے جاؤ، مگر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لائے۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا،
सिवाय डीजे के, मगर वो तमाम मुतासिफ खड़े तलबा समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। हया जिहान की आंखों में दुख उभरा। मेरा नाम भी मत लो। इसने गर्दन के गिर्द बंधे एप्रन की डोरी हाथ से नोची, एप्रन एक तरफ उतार कर फेंका और भागती हुई बाहर निकल गई। सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब इसके आते ही जल उठा। वो तेजी से चक्करदार सीढ़ियां उतरने लगी। आंसू इसके चेहरे पर बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी फलांग कर वो उतरी और बर्फ से ढकी घास पर तेज तेज चलने लगी। बाहर तेज सर्द हवा थी। हल्का हल्का सा कोहर हर सो छाया हुआ था। वो सीने पर बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चलती जा रही थी और इसे पता था कि वो एक जिंजर ब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही थी। पहाड़ी की ढलान उतरकर सामने संभाजी की मसनूई झील थी। झील अब खासी पिघल चुकी थी, फिर भी फासले फासले पर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज दौड़ने से इसका सांस फूल गया था। पतली टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला जुड़ा आधा खुलकर कमर पर गिर गया था। वो थकी मांदी सी घास पे बैठ गई और स्लीपर से पाँव निकालकर ठंडे पानी में डाल दिए। वो खुद अजियती की इंतहा थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर सर नीचे झुकाकर वो एकदम से बहुत फूट फूट कर रोने लगी। मसनूई झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था, गोया चांदी की एक बड़ा सा वर्क स्याह पानी पे तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज़ वफके वफके से सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरह फिसल कर झील की चांदनी में गुम हो गए तो इसने कदमों की चाहत सुनी। कोई इसके साथ खड़ा हुआ था। इसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लब काटता संजीदा सा इसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था कि इस रोज़ काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया। मगर वो चुपचाप बेआवाज़ रोती इसे देखे गई। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बढ़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपने दांत में बहुत तेज चल रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ धकेल दिया। तुम्हारी सारी रियाजत ज़ाया कर दी। शायद वो सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था या शायद इनके ताल्लुक की। वो अभी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी, मगर मैं मदावा कर दूंगा। मदावा? इसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा जिंजर ब्रेड हाउस ला कर दूंगा। वो इसका दिल चाहा और इसका दिल चाहा वो फूट फूट कर फिर से रो दे। माई फुट जेहान सिकंदर। वो एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकालकर स्लीपर्स में डाले। मेरी जिंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसले हैं। वो तेजी से पलटी तो ढीले जुड़े की आखिरी बल भी खुल गया और सारे बल आबशार की तरह कमर पे सीधे गिरते गए। वो तेज तेज कदम उठाती ऊपर ढलान पर चढ़ने लगी। जेहान लब काटता उसे दूर जाते देखता रहा। वो तकिए से टेक लगाए, पाँव कंबल में किए, कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बैंक पे ताली मुंह पे तकिया रखे सो रही थी। चेरी स्टडी रूम में थी। खतीजा नीचे अपने बैंक की कुर्सी पर बैठी मेज पे रखे लैपटॉप की किंजियों के में उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से खराब नहीं हुआ। इसका बर्थडे तुम्हारे रिएक्शन से खराब हुआ है। तुमने अपने कज़न के साथ अच्छा नहीं किया। इसका कसूर नहीं था। इसने तुम्हें वाकई नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा जब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कज़न को वेलकम करती तो हम इसी टूटे जिंजर ब्रेड हाउस को यादगार बना लेते। इसे एक दूसरे के चेहरों पे मलते, इसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ ना करते। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। रवैये दायमी होते हैं।
सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले, और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पे निगाहें जमाए डीजे तेजी से कुछ टाइप करती कह रही थी। हया इसी तरह बबल चबाती मोबाइल के बटन दबाती रही। तुम्हारे जाने के बाद सब इतने शर्मिंदा थे कि मत पूछो। किस तरह मैंने बामुश्किल सबको मनाकर हुसैन से केक कटवाया। दफ्तर हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई। हया ने लब भींचे स्क्रीन को देखा, वहाँ जिहान का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। चाहने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद ना कर सकी। क्या है? इसने फ़ोन कान से लगाकर बहुत आहिस्ता से कहा। अभी तक खफा हो? वो एकदम इतनी अपनाइयत से पूछने लगा कि वो लब काट कर रह गई। हलक में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है, मुझे ये इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इतने लंबे मुकालमे मत बोलो, मुझसे अब सर्दी में नहीं खड़ा हुआ जा रहा है। फौरन बाहर आओ। वो एकदम उठ बैठी। तुम कहाँ हो? आंसू गायब हो गए। तुम्हारे ड्रोम के बाहर बालकनी में खड़ा हूँ। मेरे अल्लाह, तुम अभी तक यहीं हो? वो फ़ोन फेंक कर उठी, तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे उतरी और दौड़कर दरवाज़ा खोला। वो बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था। इसे देखकर मुस्कुराया। उफ जिहान। हया दरवाज़ा बंद करके इस तक आई। इसने टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा स्याह स्वेटर पहन लिया था और बालों का फिर से ढीला जूड़ा बांध लिया था। आंखें हूंज मुतरम थी। कब से खड़े हो इधर? वो खफकी से कहती उसके साथ आ खड़ी हुई। जब से तुमने बताया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं, मैंने सोचा इनको हल किए बगैर ना जाऊं। चाय तो नहीं पिलाओगी? वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला कि वो सारी तलखी भुलाकर हंस दी। आओ तुम्हें एप्पल टी पिलाती हूँ, तुम्हारे तुर्क की सौगात है, वरना पाकिस्तान में तो हमने कभी सेब वाली चाय नहीं पी थी। वो दोनों साथ साथ अंदरूनी सीढ़ियाँ उतरने लगे। और हम यही पीकर बड़े हुए हैं, कितना फ़र्क है ना हम में। वो शायद यूं ही बोला था, मगर किचन का दरवाज़ा खोलती हया ने मुड़कर उसे देखा ज़रूर था। हाँ, बहुत फ़र्क है हम में। इसने तस्लीम कर लिया। इसने हार मान ली थी, और इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद। उफ, ये डीजे के सुनहरी अकवाल भी ना। वो सर झटक कर किचन में दाखिल हुई। एप्पल टी तो ख़त्म है, अब सादा चाय पियो। इसने कैबिनेट खोलकर चंद डब्बे आगे पीछे किए और फिर मायूसी से बताया, दूध निकालो, मैं चाय का पानी चढ़ाता हूँ। वो आगे बढ़ा, देच की ढूंढ ढांड कर निकाली, इसमें पानी और पत्ती डालकर चूल्हे पर चढ़ाई और चूल्हा जला दिया। वो ऐसा ही था, फ़ौरन से काम कर देने वाला। इसके हाथ बहुत सख्त और मजबूत से लगते थे, काम के, मेहनत और मुशक्क़त के आदी। वो इस्तांबुल की वर्किंग क्लास का नुमाइंदा था। अब वो स्लेब पे रखे बर्तन जमा करके सिंक में डाल रहा था। रहने दो जिहान, मैं कर लूँगी। तुमने करने होते तो अब तक कर चुकी होती। अब इससे पहले कि पानी सूख जाए दूध डाल दो, बल्कि मुझे दो। इसने प्लेट धोते हुए दूसरे हाथ से दूध का डब्बा उठाया और खुद ही देचकी में उंडेल दिया। वो इसे देखकर रह गई। वो खुले नल तले प्लेट खंगाल रहा था, जीन्स और जॉगर्स पहने, स्वेटर की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े। वो टाक्सिम स्क्वायर की मेट्रो में मौजूद इस एग्जेक्टिव से कतन मुख्तलिफ लग रहा था जिससे चंद हफ्ते कबल हया मिली थी। हया डीजे हवास बागता सी चलाती हुई किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा फ़ोन मर जाएगा बज बज कर। ओह, अस्सलाम वालेकुम। जिहान को देखकर वो गड़बड़ा गई। वालेकुम अस्सलाम। जिहान ने पलटकर इसे जवाब दिया। तुम्हारा फ़ोन। वो हया को फ़ोन थमाकर वापस मुड़ गई। हया ने मोबाइल पे देखा, 5 मिस्ड कॉल्स, तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर। इसी वक्त इसका फ़ोन फिर बजने लगा। इसने स्क्रीन को देखा, वही तुर्की का नंबर। इस बार इसने कॉल मौसूल कर ली। हेलो। जब वो बोली तो इसकी आवाज़ में तज़बज़ब था।
हया सुलेमान बंदे को अब्दुर्रहमान पाशा कहते हैं। अब तक तो आप मुझे जान गई होंगी, वो शख्स्ता उर्दू में कह रहा था। इसकी आवाज़ में बम्बई के बासियों का तीखापन था और लहजा बहुत ठंडा। हया का रंग फीका पड़ गया। इसने पलकें उठाकर जिहान को देखा। वो बहुत गौर से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। रॉन्ग नंबर, इसने कहकर फ़ोन रखना चाहा, मगर वो आगे बढ़ा और मोबाइल इसके हाथ से ले लिया। कौन? वो फ़ोन कान से लगाकर बोला तो इसके चेहरे पर बेपनाह सख्ती थी। कौन? इसने दोहराया। शायद दूसरी जानिब से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जिहान लब भींचे चंद लम्हे इंतज़ार करता रहा, फिर इसने फ़ोन कान से हटाया, बंद कर दिया है। इसने मोबाइल हया की तरफ बढ़ाते हुए जांचती मशकूक निगाहों से उसे देखा। कौन था? तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताता? शायद रॉन्ग नंबर था। वो अब संभल चुकी थी। तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा? फिर जैसे वो चौंका। वो भूल, पता नहीं कौन है। इसने शाने उचकाए। जाने दो, हरासमेंट एक जुर्म है, हम इसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो कुछ सोचकर बोला। किसी मसले का हल जिहान सिकंदर के पास ना हो ऐसा मुमकिन था भला? जाने दो, मैं इसे ज़्यादा अहमियत नहीं देती, खुद ही थक कर रुक जाएगा। गो कि वो मुतमईन नहीं हुआ था, मगर सर हिलाकर पलट गया और नल फिर से खोल दिया। हया ने मोबाइल को साइलेंट पे लगाकर जेब में डाल दिया। वो इस नाजुक रिश्ते में मज़ीद बदगुमानी की मुतहम्मल ना थी। चूल्हा क्यों बंद कर दिया? अभी पकने देती। मैं ज़्यादा कड़ी हुई चाय पीने का आदी हूँ। इसी पल चूल्हा बंद हुआ तो वो चौंका। मैंने नहीं बंद किया, ये ऑटोमेटिक है। हर 15 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए बंद हो जाते हैं। अब 10 मिनट बाद खुद ही जल उठेगा। ये अच्छा काम है। इसे जैसे कोफत हुई। फिर आखिरी बर्तन खंगालते हुए वो बार बार चूल्हे को सोचती नज़रों से देखता रहा। जब बर्तन धुल गए तो हाथ धोकर चूल्हे की तरफ आया। बर्तन धुल गए तुम्हारे, अब तुम्हारी ज़िंदगी के अगले मसले को हल करते हैं। इसके बाद कौन सा मसला है वो भी बताओ। वो चूल्हे को फिर से जलाने की कोशिश करने लगा। मेरी ज़िंदगी के मसले टूटे कैबिनेट या ठंडे चूल्हे की तरह नहीं है जो तुम हल कर लो। अच्छी भली ज़िंदगी है तुम्हारी, क्या मसला है तुम्हें सिवाय इस बेकार चूल्हे के? कोई तो हल होगा इसका भी। वो निचला लब दबाए झुककर स्विच से छेड़छाड़ कर रहा था। इसका कोई हल नहीं है। ये नामुमकिन है कि किसी मसले का कोई हल ना हो। ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। वो पंजों के बल ज़मीन पे बैठा और झुककर नीचे से चूल्हे का जायज़ा लेने लगा। जिहान, रहने दो, मेरी कार से मेरा टूल बॉक्स ले आओ, डिश बोर्ड पर पड़ा होगा। तब तक मैं इसे देखता हूँ। वो जीन्स की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते गर्दन नीचे झुकाए चूल्हे के गिर्द जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जिहान ही क्या जो कुछ करने की ठान ले तो फिर किसी की सुने। इसे मेट्रो में अपने जूते के तस्मे खोलता जिहान याद आया था। इसने मुस्कुराहट दबाकर हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जिहान की छोटी सफ़ेद सी कार हॉस्टल की सीढ़ियों के आखिरी जीने के सामने खड़ी थी। इसमें से टूल बॉक्स निकालते हुए बेख्तियार हया ने सोचा था कि वो इतना अमीर नहीं जितना वो समझती थी, या फिर शायद यूरोप में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में अमूमी तस्वर यही होता है कि वो खासे दौलतमंद होंगे, जबकि जिहान और फुप्पो इसके बरक्स मेहनत कश वर्किंग क्लास के अफराद थे। वो वापस आई तो वो छड़ी से ही शुरू हो गया था और पाइप, साक्ट और पता नहीं क्या क्या खोले बैठा था। चंद मिनट वो खामोशी से स्लिप के साथ टेक लगाए खड़ी इसे काम करते देखती रही। वो दाएं घुटने और बाएं नीचे के बल ज़मीन पर बैठा पाइप के दबाने पे पेचकस से कुछ खोल रहा था। टूल बॉक्स इसके पाँव के पास खुला पड़ा था। चंद सब्र आजमा पल बीते और फिर वो फताहाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है ये फिक्स कर दिया है, अब ये खुद से नहीं बुझेगा। इसने कहने के साथ ही अमली मुजाहरे के तौर पर चूल्हे को जला दिया और फिर चाय की केटली इस पर रख दी।
یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا جہان سکندر، یہ غیر قانونی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سبھانجی میں اسموکنگ بھی غیر قانونی ہے، مگر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں نا، ڈرنکس بھی غیر قانونی ہے، اسٹوڈنٹس وہ بھی کرتے ہیں، اور کمروں میں چھوٹے چولہے اور مائکرو ویوز رکھنا بھی غیر قانونی ہے، وہ بھی رکھتے ہیں نا، سو تم بھی اپنی مرضی کرو۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بڑی لاپرواہی سے بولا تو وہ ہنس دی۔ اسے اپنا سروے فارم یاد آ گیا تھا۔ تم سبھانجی سے پڑھے ہو، جو اتنی معلومات ہے۔ سبھانجی سے پڑھا ہوا ہوتا تو ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ نہ چلا رہا ہوتا۔ ہم تو عام سی سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھنے والے مڈل کلاس لوگ ہیں مادام۔ وہ جب بھی اپنی کم آمدن یا کام کا ذکر کرتا، اس کے بظاہر مسکراتے لہجے کے پیچھے ایک تلخ اداسی سی ہوتی، ایک احساس کمتری، یا پھر شاید یہ اس کا وہم تھا۔ خیر، حیا گہری سانس لے کر چولہے کی طرف آئی اور چائے کی کیتلی اٹھائی۔ ٹرے میں پیالیاں اس نے پہلے سیٹ کر رکھی تھیں، اب وہ چھلنی رکھ کر چائے انڈیلنے لگی۔ اس ویکینڈ پر ڈنر کریں ساتھ؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ذرا سی چائے چھنی کے دبانے سے پھسل کر پیالی ٹرے اس کے ہاتھ پہ گری، مگر وہ بے حد حیرت بے یقینی سے جہان کو دیکھے گئی۔ اچھا نہیں کرتے، غلطی سے کہہ دیا۔ وہ جیسے شرمندہ ہو گیا۔ نہیں میرا مطلب ہے ٹھیک ہے شیور، مگر کہاں؟ وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ پھر اپنی جلد بازی پہ بھی خفت ہوئی۔ استقلال جدیسی میں کہیں بھی تمہیں بس ٹاکسیم پہ اتارتی ہے نا؟ حیا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کے ذرا سے اثبات کے ساتھ تھام لی۔ ہاں، وہ اپنی پیالی لے کر اس کے بالکل مقابل سلپ سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور چائے میں چمچ ہلانے لگی۔ پھر میں تمہیں ٹاکسیم سے پک کر لوں گا، ہفتے کی رات 8 بجے، ٹھیک۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا دی۔ جب وہ اسے واپس باہر تک چھوڑنے آئی تو دونوں کو اپنے نیچے پا کر بالکونی کی بتی خود سے جل اٹھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ ہولے سے کہہ اٹھی، آئی ایم سوری، میں آج اوور ری ایکٹ کر گئی تھی۔ جہان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچن کے سارے برتن دھلوا کر، چولہا ٹھیک کروا کر اور چائے کے 2 کپ بنوا کر تم نے بالآخر مان ہی لیا۔ بہت شکریہ، اب میں سکون سے سو سکوں گا۔ وہ گویا بہت تشکر اور احسان مندی سے بولا تھا۔ وہ خفت سی ہنس دی۔ کہا نا سوری مجھے بھی کرنی چاہیے، مگر میں ڈنر پہ کروں گا۔ ادھار رہا، ہفتے کی شام 8 بجے شارپ، مجھے یاد رہے گا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور حیا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ جب اس کی کار نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی۔ بالکنی کی بتی بجھ گئی، سارے میں تاریکی چھا گئی۔ ڈی جے وہیں کرسی پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ زیر لب کوئی دھن گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بینک کے زینے چڑھنے لگی۔ تمہارا کزن بڑا ہینڈسم ہے، ڈی جے نے مصروف سے انداز میں تبصرہ کیا۔ سو تو ہے، اس نے بستر میں لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ وہی پھپھو کا بیٹا ہے نا؟ ڈی جے اسکرین کو دیکھتی لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلی چلا رہی تھی۔ ہاں، وہی شادی شدہ۔ ہاں، اس کے لبوں پہ دبی دبی سی مسکراہٹ در آئی۔ اچھا، ڈی جے مایوسی سے خاموش ہو گئی۔ حیا زیر لب وہی دھن گنگنانے لگی، بکو مت، مجھے اسائنمنٹ بنانے دو۔ کچھ دیر بعد ڈی جے جھنجھلا کر بولی، مگر وہ مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، اس نے دھکیلا تو وہ ایک ناگوار مگر آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے لاؤنج میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے جانب پشت کیے چولہا جلا رہی تھی۔ وہ بھی اسی کی طرح تھی، دراز قد، گھنگریالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کی سی مخصوص موٹی سیاہ آنکھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وہ چونک کر پلٹی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ سرجری ہوگی اور اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے۔
वो खामोशी से खड़ा सुनता रहा। पैसों का इंतजाम हुआ। वो कपड़े से हाथ पोंछती हाशिम तक आई और परेशान सी इसका चेहरा देखा। नहीं, हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। तो अब क्या होगा? हमें इन्हीं चंद हफ्तों में हजारों लिराज जमा करने हैं। तुमने पाशा से बात की थी तो क्या कहता है वो बेकरार हुई। नहीं देगा, जो कम मैं कर रहा हूँ बस इसकी कीमत देगा, ऊपर एक कर्ज भी नहीं। क्यों? इतना तो पैसा है इसके पास, पूरा महल तो खड़ा कर रखा है बेबोक अड्डा में। फिर हमें क्यों नहीं देगा? वो कहता है इसने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा। और फिर मजीद किस खाते में दे? मैंने अभी तक इसकी पिछली रकम नहीं लौटाई। हाँ, तो वो हारिस के इलाज पे लग गए थे। कोई जुआ नहीं खेलते हम। इसने गुस्से से हाथ में पकड़ा कपड़ा मेज पर दे मारा। वो नहीं देगा, मैं क्या करूं? वो बेहद मायूस था। मुझे नहीं पता हाशिम, कहीं से भी हो तुम पैसों का बंदोबस्त करो वरना हारिस मर जाएगा। हाशिम ने बेचारगी और करब से सर झटका। हाशिम कुछ करो, हमारे पास दिन बहुत कम रह गए हैं, हमें पैसे चाहिए हर हाल में। करता हूँ कुछ। वो जिस शाइस्तगी के आलम में आया था इसी तरह वापस लौट गया। इसकी स्याह पेशानी पे तफक्कर की लकीरों का जाल बिछा हुआ था और चाल में मायूसी वाजिया थी। वो मुस्तरब सी उंगलियां मड़ोड़ती खड़ी इसे जाते देखती रही। फिर एक नज़र बंद कमरे के दरवाजे पे डाली जहां इनका बेटा सो रहा था और सर झटक कर वापस सिंक की तरफ पलट गई जहां बहुत से काम इसके मुंतजिर थे। डीजे ने दरवाज़ा खोला तो वो इसे आईने के सामने खड़ी दिखाई दी। वो दरवाज़ा बंद करके आगे आई और हया के सामने खड़ी होकर पूरी फुर्सत और बहुत मशकूक निगाहों से उसे देखा। इसके हाथ में मस्कारा बुरश था और वो आईने में देखती आंखें खोले एहतियात से पलकों से बुरश मस कर रही थी। गहरा काजल, स्याह सुनहरी स्याह आई शेड और लबों पे चमकती गुलाबी लिपस्टिक। वो बहुत मेहनत से तैयार हो रही थी। बाल यूं सेट कर रखे थे कि ऊपर से सीधे आते बाल कानों के नीचे से मुड़कर घुंघराले हो जाते थे। बालों पे इसने कुछ लगा रखा था कि वो गीले गीले से लगते थे और जो फ्रॉक इसने पहन रखा था इसकी पेटी कदीम तर्ज के सुनहरी सिक्कों सी भरी थी। आस्तीनें बहुत छोटी थी और इन पर भी सुनहरे सिक्के लटक रहे थे। नीचे लंबे फ्रॉक की कलियां स्याह थी। टखनों से जरा सा झलकता पजामा भी स्याह था। किधर की तैयारियां हैं? डीजे ने इसे सर से पैर तक देखा। डिनर की। इसने लिप ग्लॉस के चंद कतरे लबों पे लगाए और आईने में देखते हुए होंठ आपस में मिस करके हो खोले। किसके साथ? जिहान के साथ। बेसाख्ता लबों से फिसला। लम्हे भर को वो चुप हो गई, फिर लापरवाही से शाने उचकाए। वैसे वो शादीशुदा है। अच्छा, वो 2-2 घंटे सर्दी में बालकनी में खड़ा रहता है, चूल्हे के तारों में हाथ डालकर इसे ठीक करता है, सारा किचन साफ करके जाता है, फिर तुम्हें डिनर पे बुलाता है और तुम इस सारी तैयारी के साथ जा रही हो। फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। बको मत। वो हंसते हुए कुर्सी पे बैठी और झुककर अपनी स्याह हाई हील्स पहनने लगी। ना बताओ, मैं भी पता लगा कर रहूंगी। डीजे मुंह पे हाथ फेरती अपनी कुर्सी पे बैठ गई। हया ने गुनगुनाते हुए मेज पे रखा अपना छोटा सुनहरी क्लच उठाया, वही दावर भाई की मेहंदी वाला क्लच जो इसने जहाज में भी उठा रखा था। इसे वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। अब भी खोला तो अंदर एक तय किया हुआ विजिटिंग कार्ड और असलाहत कॉलिंग कार्ड भी रखा था जो उन्होंने अबू धाबी में ख़रीदा था। इसने मोबाइल, पैसे और संभाजी का आईडी कार्ड अंदर रखा। क्लच छोटा था, बाले का दिया गया मोटा भद्दा मोबाइल इसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो इसने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और अच्छा मैं चली कहकर हैंगर पे लटका अपना सफ़ेद नरम कोट एक हाथ से खींचकर उतारा और बाहर लपकी। बारीक लंबी हील से पथरीली सड़क पर चलते हुए इसने कोट सीधा किया और पहना।
फिर चलते चलते सामने से बटन बंद किए। गोरसल का स्टॉप ज़रा दूर था, इसे वहां तक पैदल जाना था। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए तेज तेज सड़क पर चलती जा रही थी। शाम की ठंडी हवा इसे इसके गीले घुंघराले बाल कमर पे उड़ा रहे थी। जिस लम्हे वो गोरसल स्टॉप के करीब पहुंची, इसे गोरसल और दूर संभाजी के गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। बाले ने कहा था, जिस दिन तुम्हारी गोरसल छूटेगी इस दिन तुम्हें बाले नूर बहुत याद आएगी। और इस पल बेबसी और दुख से इस दूर जाती गोरसल को देखकर इसे वाकई बाले नूर बहुत याद आई थी। इसने जेब से मोबाइल निकाला और जिहान सिकंदर को पैगाम लिखा, मेरी गोरसल छूट गई है, मुझे पिक कर लो, मैं स्टॉप पे खड़ी हूँ। वो कितनी ही देर वहाँ सड़क पे टहलती रही मगर इसका जवाब नहीं आया। शायद इस गरीब के पास जवाब देने का भी क्रेडिट नहीं था। हॉर्न की आवाज़ पर वो अपने हाल में लौट आई जहां एक स्याह चमकती कार इसके ऐन सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने बटन दबाकर अपनी तरफ का शीशा नीचे किया और ज़रा सा चेहरा मोड़कर उसे मुखातिब किया। मादाम सुलेमान, ताकसीम स्क्वायर, जिहान सिकंदर। तुर्क लव्वा लहजे में ड्राइवर ने चंद अल्फाज अदा किए तो इसने सर हिला दिया और दरवाज़ा खोलकर पिछली नशीस्त पर बैठ गई। वो यकीनन जिहान का ड्राइवर था, गो के इसने मफरल चेहरे के गिर्द लपेट रखा था और सर पर टोपी भी ले रखी थी। हया बस इसकी एक झलक ही देख पाई थी, फिर भी इसे गुमान गुजरा कि इसने इस स्याह फॉर्म हबशी को कहीं देख रखा है। कहाँ, ये सोचने का वक्त नहीं था। वो मुस्कुराते हुए जिहान को बहुत शुक्रिया, मैं पहुँच रही हूँ लिखने लगी। ज़रा के ज़रा इसने निगाह उठाकर बैक मिरर में एक दो बार देखा भी, मगर ड्राइवर ने इसे कुछ यूं सेट कर रखा था कि वो सिर्फ अपना चेहरा देख सकती।